हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है पोस्टल सर्विसेज। ये वाला टॉपिक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप लोग की जब स्कूल की एग्जाम होगी ना तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर देखने जाए तो एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन नहीं दिया पर आप लोग की स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो 5 मार्क्स का पूरा का पूरा बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लेना बिकॉज आप लोग का जब तक 11th-12th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप सभी लोग उसमें ज्वाइन हो जाओ जिससे आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की। सबसे पहले बात करें तो पोस्टल सर्विसेज क्या होता है। तो आप सबको पता ही है अपनी कंट्री में बहुत सारी जगह पे पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है, तो जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है ना उसको हम लोग पोस्टल सर्विस कहते हैं। तो पोस्टल सर्विस हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज कोई भी तरह की रिटर्न इंफॉर्मेशन हो या कम्युनिकेशन हो वो पोस्टल सर्विस के थ्रू पास ऑन किया जाता है। अभी देख सकते हैं तो मोबाइल फोन है या लैपटॉप वगैरह सब आ गया, इंटरनेट आ गया है, बट पहले के टाइम पे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड हुआ करता था। अगर किसी को बहुत दूर जैसे कंट्री के अंदर, अगर मैं साउथ में हूं और कोई नॉर्थ में है तो मेरे को अगर भेजना है उसको नॉर्थ इंडिया में, तो मैं इसको इजीली भेज सकता था पोस्टल सर्विसेज के थ्रू। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी रिटर्न इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती थी उसके लिए। और इट इज एसेंशियल टू पास ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्पीडीली एंड विदाउट इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब होता है विदाउट डिस्टर्बेंस। हम लोग ना यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं पूरी कंट्री में या तो फिर आउट ऑफ कंट्री भेजना हो तो भी, बट ये बहुत इजीली पॉसिबल है किसके थ्रू? पोस्टल सर्विसेज के थ्रू, ठीक है। एंड द सेम सर्विस कैन बी अवेलेबल थ्रू प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज। आपको पता ही है कि आज की डेट में प्राइवेट कुरियर सर्विसेज भी आ गई है जिसके थ्रू हम लोग उसके थ्रू भी हम लोग इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। और आपने अंगड़िया भी नाम सुना होगा कि पैसा पहुंचाना हो तो अंगड़िया के थ्रू भी हम लोग पैसा कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह पे कैश भिजवा सकते हैं। एंड टू इंडिविजुअल एंड बिजनेस यूनिट, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल हो चाहे बिजनेस हो, उसको अगर कोई भी तरह की सर्विस अवेलेबल करनी हो तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी पॉसिबल है और प्राइवेट सर्विसेज भी आज की डेट में अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग इस तरह से पोस्ट ऑफिस आपको देखने को मिली होगी, कभी आप गए होंगे तो, ठीक है। आगे बात करें तो आपको ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या दिया है ये? द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हैज बीन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विस। इंडिया के अंदर जो पोस्टल डिपार्टमेंट है ना उसने अभी तक 150 साल से भी ज्यादा से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड पोस्टल डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस अदर देन जस्ट पोस्टल सर्विस। पता है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे चिट्ठियां भेजने का काम तो करती है, बट इसके अलावा और कौन से काम करती है? जैसे कि मनी ऑर्डर करना है किसी को तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू पॉसिबल है। एक्सेप्टेंस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट, अगर हमारे पास पैसे कुछ बचे हुए हैं, जैसे हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, वैसा पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू स्मॉल सेविंग प्लान्स, छोटे छोटे सेविंग प्लान्स भी हम लोग ओपन करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। या तो फिर किसी को लाइफ इंश्योरेंस करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं, या तो फिर कोई रूरल इंश्योरेंस स्कीम, रूरल मतलब होता है गांव के अंदर किसी को इंश्योरेंस स्कीम करानी हो तो हर एक फैसिलिटी पोस्टल डिपार्टमेंट में पॉसिबल है। आगे बात करें तो आज की डेट में पता है आपको पोस्ट ऑफिस और भी तरह की सर्विसेज में आ गया है। जैसे इन्वेस्टमेंट किसी को म्यूचुअल फंड्स में करना है तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू पॉसिबल है। सर्विस ऑफ एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मेनी स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू पॉसिबल है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, एनएससी है, केवीपी है। आगे वाले लेक्चर्स, मतलब अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि एनएससी क्या होता है, केवीपी क्या होता है। तो ये सारी स्कीम्स जो है वो किसके थ्रू पॉसिबल है? वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ पोस्टल सर्विसेज के थ्रू। बोलो क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं पोस्टल सर्विस में और क्या देके रखा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ पेइंग रिटायरमेंट पेंशन। अगर कोई भी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो रिटायर हो गया है तो उसको पेंशन देने का काम भी पोस्ट ऑफिस में पॉसिबल है। इट हैज गॉट लाइसेंस टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस। आपको पता है पोस्ट ऑफिस को लाइसेंस मिल चुका है कि पोस्ट ऑफिस में हर एक तरह की बैंकिंग सर्विसेज जो है ना वो भी अवेलेबल है। एंड इट एक्ट एज अ बैंक टू इट्स कस्टमर, और जो बैंक की तरह काम करती है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। कोई भी कस्टमर को अपना पैसा डिपॉजिट करवाना है, निकलवाना है, हर एक चीज पोस्ट ऑफिस में पॉसिबल है। और एक और क्वेश्चन है जो 1 मार्क में आपको देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन है कि इंडिया के
के अंदर अभी तक 1,50,000 से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है, और उसमें से जो 90% पोस्ट ऑफिस है ना, वो सेटअप कहाँ पे है? रूरल एरियाज में। रूरल एरिया मतलब होता है कि गांव के एरिया के अंदर ये पोस्ट ऑफिस जो है वो सेटअप है 90%, और बाकी की जो 10% है ना वो शहर में है। मतलब आप सोच सकते हो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा गांव है, शहर कम है और उससे ज्यादा गांव है, तो हर एक गांव को कनेक्ट करने का काम पोस्टल सर्विसेज करता है। ठीक है, तो ये तो हमने कुछ इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में कितनी टाइप की सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। तो देखो टोटल 15 टाइप्स की सर्विसेज जो है वो पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर प्रोवाइड की जाती है। कौन सी? जैसे नंबर 1 जनरल पोस्ट और लेटर, फिर दूसरा आ गया रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल सर्विस, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, सेविंग सर्विसेज, रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको एनएससी कहते हैं, किसान विकास पत्र, केवीपी, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्टल इंश्योरेंस, मंथली इनकम स्कीम, मनी ऑर्डर और अदर रिलेटेड सर्विस। तो इस तरह से टोटल 15 सर्विसेज है जो पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करती है, और एक एक सर्विस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या देके रखा है? जनरल पोस्ट और लेटर्स। ये ना सबसे बेसिक सर्विस है जो सबसे पुराने टाइम से चलती आ रही है। ठीक है, और वो क्या है? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन हम लोग आसानी से भेज सकते हैं। किसके थ्रू? पोस्ट कार्ड के थ्रू, या तो फिर इनलैंड लेटर कवर्स के थ्रू। देखो यहाँ पे कुछ मैंने फोटो भी देके रखे हैं कि इस तरह के पोस्ट कार्ड होते हैं। आपको पता होगा कि स्टैंप जो है वो लगाया जाता है, हालांकि ये जो है वो इंडिया का नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे इजराइल लिखा हुआ है, अलग अलग जगह के, जेरूसलम लिखा हुआ है। ठीक है, अलग अलग जगह के मैंने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे स्टैंप वगैरह लगते हैं और आसानी से हम लोग इंफॉर्मेशन जो भी लिखा है वो रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो पहली तो आपको समझ आ गया जनरल पोस्ट और लेटर। दूसरा देखते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट यानी क्या? तो पोस्टल डिपार्टमेंट ना सर्विस प्रोवाइड करता है रजिस्टर्ड पोस्ट की। इसमें क्या किया जाता है पता है आपको? जो पोस्ट है वो डिलीवर किया जाता है पोस्टल डिपार्टमेंट को, फॉर विच द चार्ज आर मोर देन जनरल पोस्ट। अच्छा, इसमें ना थोड़ा स्पीडी भी होता है, और इसमें एक अलग बात ये है कि जनरल पोस्ट में क्या होता है पता है? सिर्फ रिसीवर के घर पे जाके डाल के आ जाता है, दैट्स इट। ठीक है, क्या उसने रिसीव किया नहीं किया कुछ कंफर्मेशन नहीं होता। पर मैं अगर रजिस्टर्ड पोस्ट करता हूं ना, तो उसमें क्या होता है? जैसे मान लो कि मेरे को आपको ना चिट्ठी भेजनी है, ठीक है, तो मैंने क्या चिट्ठी भेजनी है, कुछ भी तरह का मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, तो मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट में दिया। इसका चार्ज जो होता है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे ना मैंने आपको चिट्ठी भेजी, ठीक है, और आपने साइन करके रिसीव की, तो क्या आपने ही रिसीव की है? तो आपका जो साइन किया हुआ वो है उसका प्रूफ मेरे तक पहुंचता है। देखो ये इस तरह का अपने हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का इस तरह का रिसिप्ट जो है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम लोग पूरी एड्रेस किसको भेजना है, कितने रुपीस क्या है, सारी चीज यहाँ पे लिख ली होती है। और जिसने भी रिसीव किया है ना, रिसीवर का नेम और सिग्नेचर यहाँ पे देके रखा होता है। ठीक है, जैसे ये सिग्नेचर रिसीवर ने कर दिया है तो इसका प्रूफ मेरे तक पहुंचेगा। मैं सेंडर हूं और आप रिसीवर हो। मैंने अगर कोई भी ये इंफॉर्मेशन भेजी है या कुछ भी लिख के भेजा है, कोई भी पार्सल किया है, तो आप तक पहुंचा है कि नहीं उसका प्रूफ मेरे तक पहुंचेगा। और यहाँ पे भी यही देके रखा हुआ है, इफ द सेंडर ऑफ द पोस्ट रिक्वायर्ड अ प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर ऑफ द रिसीवर एक्नॉलेजमेंट, सम एक्स्ट्रा चार्ज विल हैव टू बी पेड। अगर नहीं करना है तो ठीक है, बट अगर मेरे को सिग्नेचर चाहिए तो मैं पा सकता हूं कि आपने रिसीव किया है कि नहीं, बट उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ? तो जनरल पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट में यही डिफरेंस है कि जनरल पोस्ट में सिर्फ उसके घर पे डाल के आ जाता है, बट रजिस्टर्ड पोस्ट में उसकी सिग्नेचर भी ली जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पार्सल सर्विस। अब देखो पार्सल सर्विस में क्या होता है, तो ऑल प्रोडक्ट्स अदर देन दोज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब आप हर एक तरह की प्रोडक्ट को भेज सकते हो, बस वो लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड ना हो। जैसे गुजरात के अंदर मैं दारू या लिकर की डिलीवरी करा रहा हूं, तो क्या वो कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल। फिर ना लॉ के अंदर मेडिसिन भी प्रोहिबिटेड है, क्योंकि बहुत से लोग क्या ड्रग्स वगैरह, तो ऐसे जितनी भी प्रोहिबिटेड चीजें है ना वो कोई भेज सकते नहीं है। ऐसे काफी एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो याद रखना यहाँ पे हम लोग कोई भी तरह की चीज भेज सकते हैं, बस लॉ के अंदर आनी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे। और अगर मान लो मेरे को इस प्रोडक्ट के लिए, पार्सल सर्विस के लिए इंश्योरेंस भी लेना पड़े तो ले सकता हूं। और हम लोग इस पार्सल की बुकिंग कोई भी पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा रक्षाबंधन आती है, तो बहुत सारी बहनें अपने भाइयों को, भले इंडिया में कोई भी जगह पे हो, वो अपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू पार्सल भिजवा सकती है, राखी जो है वो भिजवा सकते हैं। ठीक है, एंड जनरली द सेंडर ऑफ द पार्सल पेज द फीस।
और जो सेंडर है मतलब भेजने वाला है वो फीस पे करेगा। याद रखना, पार्सल सर्विस में जो सेंडर होता है वो पे करता है, ठीक है। जैसे कोई बहन है वो अपने भाई को राखी भेज रही है तो वो ऑलरेडी पे कर देगी जो भी पैसा है डिलीवरी का वो, और जो भाई है उस तक पहुंच जाएगी वो राखी। तो इंडिया में कहीं पे भी ये सर्विस अवेलेबल हम लोग कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया। आगे बात करें तो एक और होता है, इसी का ही टाइप है, जिसको बोलते हैं वैल्यूएबल पोस्ट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है वीपीपी। ये क्या हो, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पता है आपको, कैश ऑन डिलीवरी वाला कंसेप्ट अभी बहुत चला है कि अगर किसी को भी ऑर्डर करना है तो कैश ऑन डिलीवरी पॉसिबल है। अगर मान लो कि मैं एक सेलर हूं, ठीक है, अमेजॉन वगैरह पे नहीं, मैं खुद की वेबसाइट है और या तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मैं वहां पे जा करके कोई भी चीज को बेच रहा हूं, ठीक है। अब कोई ऐसा कस्टमर है जिसको भरोसा नहीं है, बोले कैश ऑन डिलीवरी भिजवाओ तो ही मैं आपसे खरीदूंगा। मैंने बोला ठीक है, मैंने क्या किया, पोस्ट ऑफिस में जाकर के वीपीपी कर दिया। मतलब कि पोस्ट ऑफिस वाले को पहले से ही बता दिया कि इतने रुपीस आपको रिसीवर से कलेक्ट करने हैं और इसका डिलीवरी चार्ज भी उससे ही कलेक्ट करना है, ठीक है। और मैंने पोस्ट ऑफिस वाले को दे दिया। अब पोस्ट ऑफिस वाला क्या करेगा, उसके घर पे जाएगा, उससे प्राइस लेगा जो भी उस प्रोडक्ट की है, वहां से लेगा और अपनी पोस्ट ऑफिस में सबमिट कराएगा और मैं अपनी पोस्ट ऑफिस से वो पैसा कलेक्ट कर लूंगा। तो इस तरह से पूरी चेन जो है वो चलती है, जिसको वीपीपी कहा जाता है। और साथ साथ में जो डिलीवरी का चार्ज है ना, वो भी इसमें रिसीवर पे करता है। जैसे आपको पता होगा, आप जब कैश ऑन डिलीवरी करते हो तो डिलीवर चार्ज आप खुद ही पे करते हो, ठीक है। एनी प्रोड्यूसर और सेलर ऑन रिसीविंग एन ऑर्डर ऑफ एन प्रोडक्ट सेंड अ पार्सल थ्रू द पोस्टल डिपार्टमेंट एंड द रिसीवर ऑफ द पार्सल पे द पार्सल चार्ज। याद रखना, कौन पे करता है इसमें, रिसीवर पे करता है। मतलब जिसके घर पे डिलीवरी गई है ना, वो पे करता है पार्सल का चार्ज। एंड ऑल्सो द पार्सल विच इज प्री डिसाइडेड, और जो पार्सल की जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस वो भी वो पे करेगा जो भी पहले से डिसाइडेड है, टू द पोस्टल डिपार्टमेंट विच इज इन टर्न इज पास टू द सेंडर। मतलब वो वहां से पे करेगा, यहां से मैं कलेक्ट कर लूंगा, तो मेरे तक पैसा पहुंच गया और उस तक पार्सल पहुंच गया। तो इसी सर्विस को क्या बोलते हैं, वीपीपी, वैल्यूएबल पेबल पोस्ट। बोलो क्लियर हो गया। ज्यादातर ये कैश ऑन डिलीवरी में वर्क करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, स्पीड पोस्ट और पार्सल। आपको पता है जो पोस्टल डिपार्टमेंट है ना, वो एक सर्विस उसने स्टार्ट की है स्पीड पोस्ट की। इसके अंदर वो गारंटी देते हैं कि वो उस पोस्ट को या पार्सल को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भेज देंगे, ठीक है। और वो भी प्लेसेस इन द इंडिया होनी चाहिए, मतलब कंट्री के अंदर वो प्लेस होनी चाहिए। और इसका चार्ज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जितने भी अपने देखे जनरल पोस्ट पार्सल, सबसे ज्यादा इसका चार्ज होता है। और अगर हमको इंश्योरेंस की जरूरत पड़े तो इंश्योरेंस ले सकते हैं। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये लोग कमिटमेंट देते हैं कि 2 दिन में पहुंच जाएगा, मतलब पहुंच जाएगा, या 1 दिन में पहुंच जाएगा। तो गारंटी देते हैं कि इतने टाइम पीरियड में हम उस पार्सल को या पोस्ट को पहुंचा देंगे, और उसी को ही क्या बोलते हैं, स्पीड पोस्ट और पार्सल कहते हैं, ठीक है। अब इससे भी एक और है जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस पार्सल, इससे भी तेज है। इसमें क्या होता है, ये सर्विस ना अवेलेबल है दोनों को, मतलब बिजनेसेस को भी और इंडिविजुअल को भी। कोई बिजनेस भेजना चाहता है या कोई इंडिविजुअल भेजना चाहता है, हर एक पर्सन एक्सप्रेस पार्सल कर सकता है। एक्सप्रेस पार्सल सबसे स्पीडीली है, ठीक है। और ये भी अपने एक पर्टिकुलर टाइम में जो चीज है उसको पहुंचा देता है, जो भी डिलीवरी करनी है वो करवा देता है। और पोस्टल डिपार्टमेंट पता है क्या करता है, इसको या तो एयर्स के थ्रू, प्लेन के थ्रू भिजवाता है, या तो फिर जो भी फास्टेस्ट मोड है, ट्रेन या बस नहीं, या हम ट्रक कहेंगे, कोई भी तरह के पार्सल को ये जल्द से जल्द जो है वो पहुंचा देता है। द फीस फॉर दिस इज इवन हायर देन स्पीड पोस्ट। हमने अभी देखा कि स्पीड पोस्ट की फीस ज्यादा थी, बट इससे भी ज्यादा फीस किसकी है, एक्सप्रेस पार्सल की है। क्योंकि अगर इमरजेंसी में मैंने कोई चीज भिजवाई, ठीक है, तो प्लेन के थ्रू गई, तो सीधी सी बात है चार्ज क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, पर पहुंच जाएगा टाइम पे। बोलो क्लियर हो गया एक्सप्रेस पार्सल। देन बात करें तो सेविंग सर्विसेज। अब सेविंग सर्विसेज पे बहुत सारे टाइप की प्रोवाइड करता है पोस्टल डिपार्टमेंट। जैसे कि आपको पता होगा कि पोस्टल डिपार्टमेंट आज की डेट में बैंक की तरह बन चुका है, कि बैंक की तरह वो अलग अलग तरह की सेविंग स्कीम्स प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि सेविंग अकाउंट ओपन करना है, 5 इयर्स का रिकरिंग डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट है, ये सारी चीज एक एक करके मैं अभी आगे आएगा समझाऊंगा, ठीक है। मंथली इनकम प्लान है, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, या तो 15 इयर्स का पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 5-10 साल के किसान विकास पत्र है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ऐसे काफी सारी सर्विसेज हमको पोस्टल डिपार्टमेंट में मिल जाएगी, पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगी। और जैसे बैंक काम करती है ना, वैसे ही पोस्ट ऑफिस काम करती है। सेविंग अकाउंट हम लोग ओपन करवा सकते हैं। पता है आपको, चेकबुक भी मेरे को रिसीव होती है पोस्ट ऑफिस से। और इवन आज की डेट में तो एटीएम कार्ड भी देने लग गए ये लोग पोस्ट ऑफिस वाले, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग एक बैंक जैसी सर्विसेज ले सकते हैं एक पोस्ट ऑफिस के थ्रू। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 7,
रिकरिंग डिपॉजिट। अच्छा, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? तो बहुत बढ़िया तरीके से एक एक चीज समझाऊंगा, अच्छे से सुनना। अगर मैं बोल रहा हूं वो सुन लेते हो ना आप, तो आप एग्जाम में बना के बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हो और आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम द अकाउंट होल्डर हैज टू पे द अमाउंट एज डिसाइडेड। इस स्कीम के हिसाब से पता है क्या होता है कि पहले से हमने एक अमाउंट डिसाइड कर ली पोस्ट ऑफिस में जाके कि हर महीने मैं 5,000 रुपए डिपॉजिट करवाऊंगा। ठीक है, क्या कहा? हर महीने मैं 5,000 रुपीज बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाऊंगा। डन। हर महीने की एक फिक्स डेट पे, जैसे कि मैंने डिसाइड की कि 10 तारीख पे, हर महीने की 10th डेट पे मैं क्या करूंगा? पोस्ट ऑफिस में जाकर के पैसा डिपॉजिट कराऊंगा। अच्छा, इसका नाम पता है रिकरिंग क्यों है? क्योंकि बार बार हर महीने मेरे को ये 5,000 रुपए डिपॉजिट करवाने होंगे। और जैसे मैंने मान लो पहले से डिसाइड कर लिया कि 10 तारीख है, ठीक है, और ये चीज मैंने 5 साल के लिए स्टार्ट की। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए जो जनरली बड़ी अमाउंट में पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते। ठीक है, तो छोटी छोटी अमाउंट इकट्ठा करते हैं और आखिरी में बड़ी बन जाती है। अब क्या होता है, एट द एंड ऑफ 5 ईयर, अब जैसे 5 साल के लिए खुलवाया मैंने ये अकाउंट, ठीक है, हर महीने 10 तारीख को पैसा जमा करवाना है, तो 5 साल के बाद मेरा जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा। मतलब जो 5-5 हजार इकट्ठा करके एक साल में होंगे 12,000 और 12×5=60, 60,000 रुपए इकट्ठा होंगे। ठीक है, तो ये जो 60,000 हुए ना, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। समझ आया मैंने क्या कहा? हर महीने 5,000, तो मैंने कितना महीना किया? तो एक साल में 12 महीने आते हैं, तो ये हो गया 12×5=60, 60,000। और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, तो 5×6=30, मतलब 3 लाख। तो 3 लाख रुपए मैंने क्या किए? पोस्ट ऑफिस के अंदर जमा कर दिए 5 साल के अंदर। तो ये जो 3 लाख है ना, वो क्या बन गया? मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। इसमें इंटरेस्ट अलग, मतलब इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो अलग। तो जो भी इंटरेस्ट बन रहा होगा, तो इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मेरे को कब मिलेगा? 5 साल के बाद मिलेगा वो पैसा। ठीक है, और जो भी अकाउंट होल्डर है उसको वो पैसा रिसीव होगा। मतलब आपने जो पैसा डाला है वो भी मिलेगा 5 साल खत्म होने के बाद, और आपको जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो भी मिलेगा। ठीक है, एंड आफ्टर 5 ईयर पीरियड इफ रिक्वायर्ड द ड्यूरेशन ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि अभी मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं और 5 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहता हूं, तो पॉसिबल है। किसके अंदर? रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर। इन शॉर्ट, इसका नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए, रिकरिंग डिपॉजिट मतलब हर महीने आपको जाना है एक फिक्स डेट पे, एक फिक्स अमाउंट पे करनी है। आपने जो भी टाइम पीरियड डिसाइड किया है, 5 साल डिसाइड किया है, तो 5 साल तक तो हर महीने जाना रहेगा। बोलो, क्लियर हो गया? तो इसको रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो है टर्म डिपॉजिट। अब टर्म डिपॉजिट क्या होता है वो समझाता हूं। आप लोगों ने कभी ना कभी अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा एफडी। एफडी को बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। आपको पता है बैंक के अंदर एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट, और उसको ही हम लोग यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट कहते हैं। और टर्म डिपॉजिट एफडी स्कीम जैसा ही होता है, और ये पोस्ट ऑफिस अवेलेबल होता है, बैंक जैसी स्कीम है। अब इस स्कीम के अंदर क्या है? तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं हम लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए। इसका नाम एक एग्जाम्पल आपको पहले दे देता हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो कि जैसे 25,600 रुपए का मैंने एफडी कराया, ठीक है, और मैंने ये जो टाइम पीरियड रखा है वो रखा है 3 साल के लिए। मतलब मैंने 3 साल के लिए एक बार में 25,600 रुपए क्या कर दिए? डिपॉजिट करवा दिए। अब मेरे को क्या होगा? 3 साल के बाद 25,600 तो मिलेंगे, साथ साथ में मेरे को इंटरेस्ट भी मिलेगा। और ऐसे देखने आए तो 3 साल के बाद लेना हो तो 3 साल के बाद, बट इंटरेस्ट जो होता है ना, वो कैलकुलेट किया जाता है हर 3 महीने में, और आपको जो इंटरेस्ट है वो पे किया जाता है हर साल पे। ठीक है, एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। मतलब कैलकुलेट 3-3 महीने पे होता है। क्यों? क्योंकि बीच में अगर किसी को बंद करवाना है तो वो करवा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये अकाउंट क्लोज किया जाता है बिफोर मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड यानी कि जो मैंने 3 साल के लिए ओपन करवाया ना, कि 3 साल तक मैं इसमें पैसा रखूंगा, वो 3 साल क्या हुआ? मैच्योरिटी पीरियड हुआ। एक और चीज मैं बता दूं आपको कि यहां पे हम लोग पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो 200 रुपए, 200 के मल्टीपल में, जैसे फॉर एग्जांपल 200 डाल सकता हूं, 400 डाल सकता हूं, 800 डाल सकता हूं, 800 का डबल 1600, फिर 3200, ठीक है, 1600 का डबल 3200, 3200 का डबल 6400,
6,400 का डबल 12,800, 12,800 का डबल 25,600, मतलब कि मल्टीपल्स में 200 के मल्टीपल्स में हम कितना भी पैसा इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो अकाउंट होता है एफडी का या टर्म डिपॉजिट का, वो मैं ट्रांसफर करवा सकता हूँ कोई भी पोस्ट ऑफिस में। मतलब एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी, मान लो कि मैं अहमदाबाद के एक एरिया में रह रहा हूँ और शिफ्ट होके मैं कोई और एरिया में चला गया, ठीक है, तो वहां पे जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे मैं अकाउंट को ट्रांसफर करवा सकता हूँ। क्लियर हो गया? तो इसी को ही बोलते हैं टर्म डिपॉजिट, और वो कुछ इस तरह से वर्क करता है। और देखने जाए तो टर्म डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो भी अच्छा खासा पोस्ट ऑफिस देती है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है नंबर 9, एनएससी, नेशनल सेविंग स्कीम, ठीक है, या तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसको कहते हैं, जिसको शॉर्ट में एनएससी कहा जाता है। आप अपने पेरेंट्स को पूछोगे ना तो उन्होंने भी कभी ना कभी एनएससी के अंदर पैसा डाला ही होगा, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीम है। और एनएससी बेसिकली क्या है पता है? एनएससी को सर्टिफिकेट कहा जाता है, और सच में ये सर्टिफिकेट ही है। देखो मैंने इसका फोटो भी लगाया हुआ है। इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट होता है, जैसे ये 100 रुपए का सर्टिफिकेट है, बट आज की डेट में 5,000, 10,000 के सर्टिफिकेट भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और दोज वो इन्वेस्ट इन एनएससी, अब इसमें कैसा होता है पता है? जैसे मान लो कि मेरे को एनएससी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं गया पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस वालों को बोला कि मेरे को 10,000 रुपए एनएससी में डालना है, ठीक है। उसने 10,000 रुपए लिए और मैंने सामने सर्टिफिकेट ले लिया। अब ये जो सर्टिफिकेट का टाइम पीरियड है ना, वो कितने होगा? 5 साल या तो फिर 10 साल का, ठीक है। यही दो होता है, 5 साल या 10 साल। अब 5 साल के बाद क्या करना है? मेरे को ये सर्टिफिकेट लेके वापस जाना है पोस्ट ऑफिस में। मैं पोस्ट ऑफिस में उस सर्टिफिकेट दूंगा, और पहले से डिसाइडेड एडवांस में इंटरेस्ट रेट जो है ना वो डिसाइड कर लिया होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मैंने पोस्ट ऑफिस से 10,000 रुपए का एनएससी परचेज किया, परचेज ही बोलेंगे ना क्योंकि सर्टिफिकेट ले रहे हैं पैसा देके, ठीक है। मैंने सर्टिफिकेट कितने रुपए का लिया? 10,000, तो यहाँ पे लिखा होता है 10,000 की अमाउंट, ठीक है। 10,000 का मैंने सर्टिफिकेट ले लिया 5 साल के लिए। अब 5 साल के बाद जब मैं वापस लेने गया तो ये 10,000 का मेरे को 10,000 नहीं मिलेगा। 5 साल के बाद मेरे को 17,000, 18,000 इस तरह से अमाउंट मिल सकती है। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं? अपने पैसे को बढ़ाते हैं एनएससी के थ्रू, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के थ्रू। और इसके जो एंड होता है मैच्योरिटी पीरियड 5 या 10 साल में, तो आपको अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो दिखा के। मतलब आपको बताना होगा, यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब लिखा होगा, तो आपको बताना होगा कि आप सेम पर्सन हो, आपको अपना आधार कार्ड वगैरह चेक कराना है, उसके बेसिस पे आप वापस अपने पैसे ले सकते हो, ठीक है। और इन केस आप नहीं हो, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसकी जगह पे उसका जो लीगल हेयर है, वारसदार है, वो आकर के इस पैसे को ले सकता है। बोलो क्लियर हो गया? तो इसी को ही बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और आपके मन में एक और डाउट आएगा कि सर अगर मान लो कि 5 साल के पहले हमको लेना है तो वापस ले सकते हैं? तो हाँ, मैच्योरिटी पीरियड से पहले आप इसको वापस ले सकते हो। सामने आप एनएससी दोगे और वापस ये अपना पैसा ले सकते हो। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसान विकास पत्र। ये ना मेरा सबसे फेवरेट है, जिसको केवीपी कहते हैं। पता है इस स्कीम के अंदर कैसा है? जैसे आपने वो फिर हेरा फेरी मूवी देखी होगी, उसके अंदर बोलते हैं ना 25 दिन में पैसा डबल, वैसी कुछ स्कीम है ये, ठीक है। और इस स्कीम में क्या होता है कि जो केवीपी है, किसान विकास पत्र, इसका नाम किसान विकास पत्र है, पर वो किसान से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज याद रखना। वो भी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। किसान विकास पत्र जो होता है वो, जिसको केवीपी कहते हैं, इसमें पैसा डबल होता है। पहले पता है 5 साल होते थे, मतलब मेरे दादा मेरे को कहते थे कि हमने 5 साल में पैसा डबल किया है केवीपी के थ्रू, किसान विकास पत्र के थ्रू। 10,000 डाले 20,000 मिलेंगे, 1 लाख डाले 2 लाख मिलेंगे, इस तरह से। पर आज की डेट में ये जो टाइम पीरियड है ना वो बढ़ गया है। मतलब कि आज की डेट में 100 महीने, मतलब आपकी बुक के हिसाब से 100 महीने हो चुके हैं, मतलब 8 साल और 4 महीने। अगर ऐसे देखने जाए तो आपकी बुक थोड़ी पुरानी है। बाकी अभी 10 साल में पैसा डबल होता है एक्चुअली में पोस्ट ऑफिस में। पर आपको याद कौन सा रखना है? 100 मंथ्स, यानी कि 8 साल और 4 महीने में आप पैसा डबल कर सकते हो। किसके थ्रू? केवीपी के थ्रू, किसान विकास पत्र के थ्रू। क्लियर? चलो, ये सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल हो जाता है ओनली फॉर द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही मिलता है। जैसे 5,000, 10,000, उस पे जो अमाउंट लिखी होती है ना, उतने का ही आप पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड आफ्टर मैच्योरिटी डेट, और एक बार जो मैच्योरिटी डेट आ गई तो आपको अपने सारे दिखाने हैं कागजात, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। फिर वो देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हाँ वही पर्सन, और फिर जाके आपको वो पैसा मिलता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो मतलब ये याद रखना कि 8 साल में पैसा क्या हो जाएगा? आपका डबल हो जाएगा केवीपी के अंदर।
बोलो क्लियर हो गया? तो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने 10.10 सर्विसेज समझा दी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग 11th कॉमर्स जीएसईबी में हो और बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, अभी मैं पढ़ा रहा हूं उससे भी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाते हैं एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं, जहां पे रेगुलर टेस्ट होता है, हैंड रिटन नोट्स है, 24/7 डाउट सॉल्यूशन है। और इस कोर्स की प्राइस 2999 है, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये नंबर है 7202012221, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से है, और अगर आपके पास आईफोन है तो उस पे माई इंस्टीट्यूट नाम से ऐप अवेलेबल है, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सर्विसेज पे। नंबर 11 पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको हम लोग कहते हैं पीपीएफ। अच्छा, पीपीएफ क्या है? तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर के। अच्छा, पीपीएफ का टाइम पीरियड कितना होता है? तो पीपीएफ जो होता है वो 15 साल के लिए होता है, ठीक है। कितने ईयर होता है? 15 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, याद रखना आप सब लोग, ठीक है। और इसमें हम लोग मिनिमम अमाउंट कितना पे करना होता है? मिनिमम 500 रुपए से इसकी शुरुआत होती है। सालाना 500 रुपए आपको पे करने हैं, मतलब आपको हर साल इसके अंदर पैसा डिपॉजिट करवाना होता है। और अगर मान लो 15 साल खत्म हो गए, ठीक है, आपने 15 साल रेगुलर पैसा पे किया, तो 15 साल के बाद रूल्स के अंदर ऐसा दिया है कि आप और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब हर बार जैसे 20 साल हो गए तो 20 साल के बाद और 5 साल के लिए आप क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो। और ये अकाउंट को हम लोग कभी भी क्लोज नहीं कर सकते 15 साल से पहले। मतलब इनको हमको अगर स्टार्ट किया तो 15 साल तो पैसा उसमें रखना ही पड़ेगा, ठीक है, कंपलसरी है। एंड द मनी डिपोजिटेड इन दिस अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स कैलकुलेशन। अगर इनकम टैक्स में अगर हम आते हैं तो हमारा एग्जेम्प्टेड होता है, इतना कम टैक्स पे करना है हमको अगर हमने पीपीएफ के अंदर पैसा डाला है तो। और इन द इवेंट ऑफ डेथ, और अगर मान लो जो पर्सन है जो पैसा डाल रहा था पीपीएफ में हर साल, ठीक है, तो अगर 15 साल से पहले ही अगर इन केस उसकी डेथ हो गई तो उसका जो नेक्स्ट नॉमिनेटेड हेयर होगा, नॉमिनेटेड मतलब पता है आपको, नॉमिनी लिखा जाता है ऐसे सब अकाउंट जब ओपन करवाते तब, तो नॉमिनी जो होता है ना उसको पैसा मिलेगा, जो भी पैसा उसने भरा है, जो भी पैसा उसने डिपॉजिट करवाया है उसका। बोलो क्लियर हो गया? तो इसमें याद रखने जैसी क्या क्या चीज है? पीपीएफ कितने साल का होता है? 15 साल का। 15 साल से पहले इसको बंद नहीं करवा सकते। 500 मिनिमम अमाउंट है उसमें डालने की, और हर साल इसमें आपको पैसा जो है वो डलवाना रहेगा। तीसरी चीज, टैक्स से अंदर ये एग्जेम्प्टेड होता है। मतलब अगर कोई, ज्यादातर पता है आपको पीपीएफ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो पैसा डालते हैं, क्योंकि ये टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, उतना टैक्स आपको भरना नहीं है, ठीक है। और कोई चौथी पॉइंट ये है कि कोई डेथ हो जाए किसी पर्सन की जो पीपीएफ में पैसा डिपॉजिट करवा रहा था, तो उसके लीगल हेयर को पैसा मिलेगा, ठीक है। मैं जितना जितना बोल रहा हूं अगर आप उतना उतना कर लेते हो ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और एग्जाम में खुद बना के लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट है पोस्टल इंश्योरेंस। आपको पता है हम लोग पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, यानी कि ये इसकी शुरुआत इंडिपेंडेंस से पहले हो चुकी है। यानी कि जब देश आजाद नहीं हुआ था ना, उससे पहले से पोस्टल डिपार्टमेंट या तो हम कहेंगे पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। और एज अ पार्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम, लोगों का डेवलपमेंट हो उसके लिए पोस्टल इंश्योरेंस शुरू किया गया था। आपको पता है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के या सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है ना, उन सब, वो सारे लोग एलिजिबल होते हैं ये इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। वो सब लोग ये इंश्योरेंस करवाते भी है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना वो सारे के सारे। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज अंडर पोस्टल इंश्योरेंस स्कीम, और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की पॉलिसीज आती है जो हम लोग शुरू करवा सकते हैं। हम लोग नहीं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना वो लोग, ठीक है। और इसका सेलेंट फीचर क्या है, अच्छा फीचर क्या है कि इसके अंदर हमको जो प्रीमियम है ना वो कम पे करना है और मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम बोनस मिलता है। मतलब कम प्रीमियम में ज्यादा फायदा मिलता है किसके अंदर? पोस्टल इंश्योरेंस के अंदर। बोलो क्लियर हो गया? जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के एंडोमेंट एश्योरेंस है, वोल लाइफ है, ठीक है, अलग अलग तरह के जॉइंट लाइफ एश्योरेंस है, चिल्ड्रन पॉलिसी है। मैंने कहा कि अलग अलग तरह की पॉलिसीज इसके अंदर देखने को मिलती है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता है नंबर 3 MIS।
MIS, ये भी बहुत फेमस है, मंथली इनकम स्कीम। बहुत सारे लोग इसके अंदर भी पैसा आज की डेट में डिपॉजिट करते हैं। पता है आपको आज की डेट में भी लोग पोस्ट ऑफिस को क्यों प्रीफर करते हैं? इसका एक ही रीजन है कि लोगों को भरोसा है ये कभी बंद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है ना, और गवर्नमेंट कभी बंद होगी क्या? नहीं होगी। हाँ, एक प्राइवेट कंपनी बंद हो सकती है, पर गवर्नमेंट के द्वारा चलाया हुआ ऐसा डिपार्टमेंट कभी बंद हो सकता नहीं है, इसलिए लोगों का भरोसा इस पे ज्यादा होता है। ठीक है, तो मंथली इनकम स्कीम क्या है बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। ये स्कीम जो है वो यूजफुल है इन्वेस्टर्स के लिए जो ऐसा चाहते हैं कि उनको हर महीने इंटरेस्ट की इनकम मिलती रहे। मतलब एक बार उन्होंने पैसा जमा करवा दिया और हर महीने उनको क्या मिलता रहे? उसका इंटरेस्ट मिलता रहे। ज्यादातर ना जो बूढ़े लोग हो गए हैं, जो सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, वो लोग यही चाहते हैं कि उनको हर महीने खर्चे के लिए पैसा मिलता रहे, क्योंकि उनकी इनकम होती नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं? MIS ओपन करवा लेते हैं, जिससे उनको हर महीने पैसा आता रहे। इस स्कीम के अंदर कोई भी इंडिविजुअल, जरूरी नहीं है सीनियर सिटीजन, हम लोग भी इसको ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल या ज्वाइंट अकाउंट के थ्रू ये स्कीम में हम ओपन करवा सकते हैं। और ये अकाउंट जो है ओपन होता है 5 साल के लिए। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 5 years। और इसके अंदर एज पर द रिक्वायरमेंट दिस अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर। कोई भी पोस्ट ऑफिस में मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूं। ठीक है, अगर भले ना मैंने एक पोस्ट ऑफिस में, पूरे इंडिया में कोई भी दूसरी पोस्ट ऑफिस है ना, वहां पे भी हम इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इफ नीडेड द डिपोजिटर्स कैन विड्रॉ मनी बेस्ड ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन आफ्टर 1 year। और अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर उसको पैसा उठाना है तो 1 साल के बाद ही उठा सकता है। इसका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है और 1 साल के बाद वो पैसा उठा सकता है, वापस ले सकता है। इन शॉर्ट ये स्कीम पता है क्या बताती है? जैसे मान लो मैंने 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए MIS के अंदर रख दिए, ठीक है, और उसमें से मेरे को हर महीने जो भी इंटरेस्ट बनता है, जैसे मान लो कि साल का 7,000 इंटरेस्ट बनता है, तो 7,000 रुपीज एवरी ईयर मेरे को मिलता जाएगा। ठीक है, या तो मंथली रखा हो तो मंथली में 7,000 डिवाइड बाय 12 कर लो। तो इस तरह से हर महीने या हर साल मेरे को पैसा मिलता जाएगा। कब तक? 5 साल खत्म नहीं हो जाते तब तक। इसको ही बोलते हैं मंथली इनकम स्कीम MIS। बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छी स्कीम है ये। ठीक है, पोस्ट ऑफिस की। चलो नेक्स्ट है नंबर 14 मनी ऑर्डर, और इसमें काफी कुछ देके रखा है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सुनना ध्यान से। मनी ऑर्डर क्या है? तो मनी ऑर्डर एक ऐसी अरेंजमेंट है जहां पे पैसा भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। मतलब एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस में मैं पैसा जो है वो भेज सकता हूं। पहले तो देखो बैंक नहीं थी इतनी जितनी आज की डेट में है ना, पहले उतनी बैंक नहीं हुआ करती थी, तो ज्यादातर लोग पैसा भेजना होता था, मनी ऑर्डर करना होता था, तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू किया करते थे। बट ये सर्विस आज की डेट में भी अवेलेबल है। ठीक है, ये सर्विस के लिए पोस्ट ऑफिस कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करती है। क्या चार्ज करती है? कमीशन चार्ज करती है। और यहाँ पे जो रिसीवर है पैसों का, उसको रिसिप्ट पे साइन करनी है जो भी सेंडर ने पैसा भेजा है। जैसे मान लो कि मेरे को आपको पैसा भेजना है, ठीक है, आप कहीं और रहते हो, मैं अहमदाबाद में हूं, आप कहीं अहमदाबाद के बाहर कहीं सूरत वगैरह या कोई और जगह पे रह रहे हो। ठीक है, मेरे को आपको पैसा भेजना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरी पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा, पैसा डिपॉजिट करवाऊंगा और आप तक वो पैसा आपकी पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहुंच जाएगा। और इसका क्या पूरा प्रोसीजर है वो बताता हूं, देखना ध्यान से देखना। और इसको बोलते हैं, जो पोस्ट ऑफिस ने शुरू किया है ना, उसको IMO कहते हैं, जिसका मतलब होता है इंस्टेंट मनी ऑर्डर। और ये 1 मार्क में फुल फॉर्म आ सकता है, तो आप सबको याद रखना है कि IMO मतलब होता है इंस्टेंट मनी ऑर्डर। और आज की डेट में ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज करके ये पैसा भेजा जाता है। और इसमें अमाउंट कितनी भेज सकते हैं? 1,000 से 50,000 के बीच में हम लोग भेज सकते हैं। कंट्री के अंदर कोई भी जगह पे, इंडिया में मैं कोई भी जगह पे एक दिन में पैसा भेजना है ना, तो IMO के थ्रू भेज सकता हूं। कितना पैसा? 1,000 से 50,000 के बीच में। ठीक है, अब इसकी प्रोसीजर समझाता हूं क्या होती है, ध्यान से देखना। When the sender reaches पोस्ट ऑफिस, जैसे मेरे को आप तक पैसा पहुंचाना है, ठीक है, तो मैं मेरी पोस्ट ऑफिस में गया, ठीक है, मैंने मेरी पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराया। पोस्ट ऑफिस ने, मान लो मेरे को आपको भेजना है 50,000 रुपए, मैंने 50,000 रुपए मेरी पोस्ट ऑफिस में जमा कराए। उनका कमीशन होता है, वो मैंने कमीशन दे दिया, मान लो कि 200, 300, 500 जो रुपए हो, मैंने उनको उनका कमीशन दे दिया। उसको कमीशन देने के बाद वो लोग मेरे को क्या देंगे? सीक्रेट नंबर देंगे। क्या देंगे? एक सीक्रेट नंबर देंगे,
जो कि एक सील्ड एनवलप में होगा, एक सील्ड एनवलप में होगा, उनको भी नहीं पता होगा कि ये सीक्रेट नंबर क्या है, तो सील्ड एनवलप देंगे, मेरे को दिया जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये सीक्रेट नंबर दे दूंगा रिसीवर को। मान लो मैं अहमदाबाद में बैठा हूं, कोई सूरत में, आप सूरत में हो, ठीक है, सूरत के अंदर मेरे को पैसा भेजना है एक दिन के अंदर, तो 50,000 मैंने अहमदाबाद की मेरी पोस्ट ऑफिस में जमा कराया और सीक्रेट नंबर लिया, और वो सीक्रेट नंबर आके मैंने आपको दे दिया, और आपने वो सीक्रेट नंबर दे दिया मतलब कि फोन पे बता दिया, या आपको मैंने मैसेज डाल दिया, ठीक है, अब आपको सीक्रेट नंबर पता चल गया। आप अब जाओगे अपनी खुद की पोस्ट ऑफिस पे, मतलब जो रिसीवर है वो अपनी पोस्ट ऑफिस पे जाके अपना फोटो आईडी दिखाता है कि हाँ वही ये पर्सन है जिसको मैं भेजना चाहता था, ठीक है, और वो सीक्रेट नंबर बताएगा उनकी पोस्ट ऑफिस, जैसे सूरत वाली पोस्ट ऑफिस है तो आप अपनी सूरत वाली पोस्ट ऑफिस पे सीक्रेट नंबर बताओगे, वो लोग मैच करेंगे और उसको पैसा मिल जाएगा उसकी डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस, यानी उसके पास में जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां से, ठीक है। तो ये सर्विस को आईएमओ कहते हैं, इंस्टेंट मनी ऑर्डर कहते हैं, और एक दिन के अंदर ये पैसा पहुंच जाता है, मतलब ये पैसा इधर से उधर नहीं जा रहा है, ये पैसा मेरी पोस्ट ऑफिस वाले रख ले रहे हैं और वो पोस्ट ऑफिस वाले वहां से निकाल के दे देते हैं, इतना फटाफट ये हो जाता है, ठीक है। और रिसेंटली जो डिपार्टमेंट है पोस्ट ऑफिस का, उन्होंने ईएमओ भी स्टार्ट किया है। ईएमओ का मतलब क्या होता है, ईएमओ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ठीक है, और एट प्रेजेंट ये सर्विस अवेलेबल है कुछ ही पोस्ट ऑफिस में, मतलब डेजिग्नेटेड मतलब होता है गिनी चुनी पोस्ट ऑफिस में ये सर्विस अवेलेबल है। ईएमओ के थ्रू हम लोग पैसा जो है कोई भी पर्सन कहीं पे भी रिसीव्ड हो जाता है उसके घर पे, मतलब नेक्स्ट डे वो अपने घर पे वो पैसे को रिसीव कर लेता है। और ईएमओ के थ्रू हम लोग कितना पैसा भेज सकते हैं, 1 रुपए से 5,000 के बीच में। देखो ये दो डिफरेंस याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बीच में। आईएमओ में भेज सकते हैं हम लोग 1,000 से 50,000 के बीच में, और ईएमओ में भेज सकते हैं 1 रुपए से लेके 5,000 के बीच में, ठीक है। ये दो चीज याद रखना, 1,000 से 50,000 आईएमओ में, और ईएमओ में भेज सकते हैं 1 रुपीज टू 5,000 रुपीज, क्लियर। और इसके अंदर क्या प्रोसीजर होती है, तो पोस्टल डिपार्टमेंट ना वेब सर्विसेज का यूज करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं पैसा भेजने के लिए ईएमओ के अंदर। खास करके ईएमओ में टेक्नोलॉजी का, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि जो सेंडर है मनी का, जैसे मेरे को आप तक पैसे पहुंचाने हैं, ठीक है, तो मैं मेरी पोस्ट ऑफिस जाऊंगा और पर्सनली पैसा दे दूंगा, एक तो ये चीज हो गई। या तो फिर जो पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट है वहां पे गया, मैंने अपना मतलब अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन के अंदर एक फॉर्म आता है ऑनलाइन फॉर्म, वो फिलअप किया, और सेंडर ने वो फॉर्म फिलअप करने के बाद उसमें हर एक चीज लिख ली, नेम एड्रेस पिन कोड ऑफ द रिसीवर, कि मेरे को आपको भेजना है, तो मैंने आपका सूरत का नेम एड्रेस पिन कोड सब कुछ भेज दिया, ठीक है। एंड विद इन 24 आवर्स, और 24 घंटे के अंदर वो पैसा आपके घर तक पहुंच जाएगा, आपके एड्रेस तक पहुंच जाएगा। एंड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग मनी, आप जब भी पैसा लोगे आपको प्रूफ देना पड़ेगा अपने फोटो आईडी का, मतलब आपकी जो भी फोटो आईडी है, आधार कार्ड है, पान कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, आपको अपना फोटो आईडी का प्रूफ देना होगा। और पैसे के साथ साथ अगर जरूरत पड़ी तो मैं अगर कोई मैसेज पहुंचाना चाहता हूं ना, तो मैं मैसेज भी आप तक पहुंचा सकता हूं, ठीक है, किसके थ्रू, ईएमओ के थ्रू, और आप तक वो मैसेज भी पहुंच जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। इसमें ना 24 घंटे में पैसा पहुंचता है, मतलब नेक्स्ट डे पहुंचता है ईएमओ में, पर आईएमओ में इंस्टेंट मनी ऑर्डर में तुरंत एक दिन के अंदर पैसा आपके यहां पे पहुंच जाता है, क्लियर। चलो आखिरी है लास्ट 15 नंबर का, अदर रिलेटेड सर्विस। पोस्ट ऑफिस कौन सी और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है जैसे कि परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर मान लो आपको फॉरेन की करेंसी चाहिए, डॉलर वगैरह चाहिए, तो आप पोस्ट ऑफिस के पास जाकर के खरीद सकते हो, बेच भी सकते हो, आपके पास एक्स्ट्रा पड़े तो जाकर के दे सकते हो। ट्रैवलर्स चेक, मान लो कि आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, आपको फॉरेन करेंसी नहीं लेनी है, ठीक है, आप ट्रैवलर चेक ले लो, डॉलर का जो भी ट्रैवलर चेक आता है, कोई भी कंट्री में जाके चेक देके तुरंत पैसा आप ले सकते हो, ठीक है। फिर डेबिट कार्ड इन फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट इन फॉरेन करेंसी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एजेंसी, सर्विस फॉर वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन एजेंट, बैंकिंग सर्विस, डिपॉजिट पेंशन मनी इन द सेविंग अकाउंट ऑफ द पेंशनर, रेलवे टिकट बुकिंग, हर एक चीज, ये सारी अदर सर्विसेज है जो हर एक पर्सन जो है वो कर सकता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। आपको पता है लोगों को ना बहुत ज्यादा भरोसा है पोस्ट ऑफिस के अंदर, ग्रेट फेथ है। इवन मेरी जो दादी है ना, वो भी आज की डेट में पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा डिपॉजिट करती है। क्यों? क्योंकि लोगों को भरोसा है, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्ट ओनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मतलब ये गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट कभी बंद नहीं हो सकती, इसलिए उनको बहुत ज्यादा भरोसा है पोस्ट ऑफिस पर। और 150 साल से भी पुराने टाइम से
पोस्ट ऑफिस चलती आ रही है। दैट्स वाई ज्यादातर जो लोग हैं वो पोस्ट ऑफिस पे भरोसा करते हैं और उसमें अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैंने ये जो पूरा टॉपिक था पोस्टल सर्विसेज का वो खत्म किया और ये बहुत आईएमपी टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।